नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका 100% इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम एक बहुत ही गहरी और ब्यूटीफुल पोयम को डिकोड करने जा रहे हैं जो इंडियन इंग्लिश लिटरेचर का एक जेम मानी जाती है। पोयम का टाइटल है स्मॉल टाउन्स एंड द रिवर और इसकी पोएट है रिनाउंड राइटर ममंग दाई। अगर आपने इस पोयम को पहले कभी नहीं पढ़ा है तो डोंट वरी, आज हम इसे बिल्कुल स्क्रैच से समझेंगे और ट्रस्ट मी बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आप इस पोयम के हर एक लेयर को मास्टर कर चुके होंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला सेक्शन है कंटेक्स्ट का। जैसे कि हम हर बार देखते हैं तो कंटेक्स्ट सबसे ज्यादा जरूरी पार्ट होता है किसी भी टेक्स्ट के लिए, तो सबसे पहले कंटेक्स्ट की बात करते हैं। सबसे पहले अब बात करते हैं हमारी पोएट की। ममंग दाई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लिटरेरी वॉइस है फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश। वो सिर्फ एक पोएट ही नहीं बल्कि एक जर्नलिस्ट और फॉर्मर सिविल सर्वेंट भी रह चुकी है। उनकी राइटिंग की सबसे खास बात यह है कि वो अपने रीजन की मिट्टी, वहाँ के रिचुअल्स और वहाँ के नेचर से बिल्कुल जुड़ी हुई है। ये पोयम उनकी सेलिब्रेटेड पोएट्री कलेक्शन से ली गई है जिसका नाम है रिवर पोयम्स, जो 2004 में पब्लिश हुई थी। जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, इस कलेक्शन में रिवर यानी नदी सिर्फ पानी का बहाव नहीं बल्कि एक सेंट्रल कैरेक्टर है, एक प्रोटैगनिस्ट की तरह। अब थोड़ा ज्योग्राफिकल कंटेक्स्ट समझते हैं। पोयम में जिस स्मॉल टाउन का जिक्र है, स्कॉलर्स मानते हैं कि वो पसीघाट है जो ममंग दाई का होम टाउन है। ये टाउन सियांग रिवर के किनारे बसा हुआ है। सियांग वही नदी है जो आगे जाके माइटी ब्रह्मपुत्र बनती है। इस रीजन में नेचर बहुत ही पावरफुल और कभी-कभी टेरिफाइंग भी होता है। तेज हवाएं, गहरे गॉरेजेस और अनप्रिडिक्टेबल मौसम। पोयम में आपको ये हार्श लैंडस्केप साफ दिखाई देगा। लेकिन इस पोयम का कंटेक्स्ट सिर्फ ज्योग्राफी तक लिमिटेड नहीं है, इसका कल्चरल कंटेक्स्ट समझना भी बहुत जरूरी है। ममंग दाई आदि ट्राइब से बिलोंग करती है। आदि लोगों का बिलीफ सिस्टम एनिमिज्म पर बेस्ड है, स्पेसिफिकली जिसे वो दोन्यी पोलो कहते हैं। इसका मतलब होता है सन मून वर्शिप। उनके कल्चर में नेचर डेड नहीं है, नदी, पहाड़ और जंगल में एक आत्मा यानी कि एक सोल होती है। इसलिए पोयम में जब पोएट कहती है द रिवर हैज अ सोल, तो वो कोई मेटाफर यूज नहीं कर रही बल्कि अपना कोर बिलीफ बता रही है। फाइनली एक हल्का सा सोशियो पॉलिटिकल कंटेक्स्ट भी है इस पोयम का। नॉर्थ ईस्ट इंडिया ने काफी लंबा वक्त इंसर्जेंसी और कन्फ्लिक्ट में देखा है। पोयम में एक ड्रेडफुल साइलेंस और एंजाइटी का जिक्र आता है। ये सिर्फ डेथ का डर नहीं बल्कि शायद उस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और अनसर्टेन फ्यूचर का डर है जो वहां के लोगों ने फेस किया है। तो इन शॉर्ट ये पोयम एक कन्वर्सेशन है बिटवीन द परमानेंट नेचर यानी कि रिवर और ट्रांजिएंट ह्यूमन लाइफ यानी कि स्मॉल टाउन के बीच में। जहां इंसान की लाइफ एंजाइटी और डेथ से भरी होती है, वहीं नदी एटर्नल और इमॉर्टल है। सो फ्रेंड्स, ये था इस पोयम का बैकग्राउंड। चलिए अब इसे लाइन बाय लाइन डिकोड करते हैं। दोस्तों, इस पोयम का स्ट्रक्चर फ्री वर्स है, मतलब इसमें कोई फिक्स्ड राइम स्कीम या मीटर नहीं है। ये एक नेचुरल फ्लो में लिखी गई है, बिल्कुल एक नदी की तरह। वैसे इसके फ्री वर्स होने के पीछे एक और भी कारण हो सकता है। बेसिकली अगर किसी पोयम के अंदर राइम और रिदम हो तो वो एक पिक्चर की तरह लगता है, एक विजुअल आर्टिफैक्ट की तरह लगता है। पर लेकिन अरुणाचल प्रदेश और खासकर हमारी पोएट के ट्राइब के अंदर एक ओरल ट्रेडिशन फॉलो होता था। जब पोएट एन्जैपमेंट जैसी की फिगर्स का इस्तेमाल करती है और राइम को फ्री वर्स रखती है तो ये पोयम एक ओरल नरेटिव टाइप की बन जाती है और वैसे ही मंत्र की तरह चैंटिंग फील देती है। तो इसके फ्री वर्स के पीछे ये कहानी भी हो सकती है। स्टार्ट करते हैं अपने स्टैंजा 1 के साथ। स्मॉल टाउन्स ऑलवेज रिमाइंड मी ऑफ डेथ, माय होम टाउन लाइज कामली amidst the trees. It is always the same in summer or winter, with the dust flying or the wind hollowing down the gorge. पोयम की शुरुआत बहुत ही शॉकिंग और ब्लंट स्टेटमेंट से होती है। स्मॉल टाउन्स ऑलवेज रिमाइंड मी ऑफ डेथ। यहाँ नोटिस कीजिए, पोएट ने ये नहीं कहा कि स्मॉल टाउन्स में डेथ होती है, उन्होंने कहा कि ये टाउन उन्हें डेथ की याद दिलाते हैं। क्यों? क्योंकि पसीघाट जैसे छोटे टाउन्स में एक अजीब सी ठंडी शांति यानी स्टिलनेस होती है। माई होम टाउन लाइज कामली एडमिस्ट द ट्रीज। ऊपर से देखने में सब कुछ काम और ब्यूटीफुल लगता है, नेचर के बीच में लगता है। इट इज ऑलवेज द सेम। ये लाइन बहुत ही क्रूशियल है। यहाँ कामनेस का मतलब पीस नहीं बल्कि स्टेग्नेशन है। वहां कुछ नहीं बदलता, चाहे समर हो या विंटर, वो टाउन वैसे का वैसा ही रहता है। डस्ट फ्लाइंग एंड विंड हॉलोइंग। जबकि टाउन शांत और स्टैटिक है, नेचर एग्रेसिव है। डस्ट यहाँ डिके और मॉर्टेलिटी का सिंबल है। एशेस टू एशेस, डस्ट टू डस्ट। और विंड हॉलिंग डाउन द गॉर्ज एक तरह की वार्निंग या वायलेंस को दर्शाता है। गॉर्ज का मतलब होता है वो गहरा रास्ता जो नदी पहाड़ों के बीच में बनाती है। यहाँ एक क्लियर कंट्रास्ट है। ह्यूमन टाउन स्टैटिक है लेकिन नेचर डायनेमिक है। टाउन की ये डेड साइलेंस ही पोएट को डेथ की याद दिलाती है।
Just the other day, someone died. In the dreadful silence, we wept, looking at the sad wreath of tuberculosis, life and death, life and death. Only the rituals are permanent. अब पोएट हमें एक स्पेसिफिक इंसिडेंट पर ले जाती है. जस्ट द अदर डे समवन डाइड. इस लाइन का टोन देखिए, कितना कैजुअल और मैटर ऑफ फैक्ट जैसा लग रहा है. जैसे ये कोई बड़ी बात नहीं. ये दिखाता है कि डेथ वहां कितनी ज्यादा कॉमन है. इन द ड्रेडफुल साइलेंस वी वेप्ट. यहाँ साइलेंस को ड्रेडफुल यानी कि डरावना कहा गया है. नॉर्थ ईस्ट के कंटेक्स्ट में ये सिर्फ किसी के मरने का दुख नहीं, ये शायद उस पॉलिटिकल अनरेस्ट या इंसर्जेंसी का डर भी हो सकता है जहां लोग खुलकर बोल ही नहीं सकते. सैड रेथ ऑफ ट्यूबरोसिस. ट्यूबरोस एक फ्लावर है जो अक्सर फ्यूनरल्स में यूज होता है. यहाँ पोएट ने ट्रांसफर्ड एपिथेट यूज किया है. फ्लावर सैड नहीं है, लोग सैड है जो उन्हें देख रहे हैं. ओनली द रिचुअल्स आर परमानेंट. ये पूरी पोयम का सेंट्रल थीम है. लोग आते हैं और चले जाते हैं, लाइफ एंड डेथ साइकिल. लेकिन जो तरीके हैं, जो रिचुअल्स हैं, जो कस्टम्स हैं मरने के और शोक मनाने के, सिर्फ वही टिकते हैं. इंसान टेम्पररी है लेकिन कल्चर परमानेंट होता है. द रिवर हैज अ सोल. In the summer, it cuts through the land like a torrent of grief. Sometimes I think it holds its breath, seeking a land of fish and stars. अब सीन शिफ्ट होता है टाउन से रिवर की तरफ. द रिवर हैज अ सोल. जैसा मैंने कंटेक्स्ट में बताया था, ये एनिमिज्म है. नदी सिर्फ पानी नहीं, एक जिंदा एंटिटी है. कट्स थ्रू द लैंड लाइक अ टॉरेंट ऑफ ग्रीफ. समर में जब बारिश होती है तो नदी उफान पर होती है, यानी फ्लड के मूड में होती है. वो जमीन को काटती है. पोएट इस फिजिकल फ्लड को ह्यूमन इमोशन से कंपेयर कर रही है, जैसे पूरे टाउन का दुख यानी कि ग्रीफ नदी के रूप में बह रहा हो. होल्ड इट्स ब्रेथ. यहाँ नदी को पर्सोनिफाई किया गया है. ऐसा लगता है कि नदी कुछ ढूंढ रही है. सीकिंग अ लैंड ऑफ फिश एंड स्टार्स. ये लाइन बहुत ही टेक्निकल और मिथोलॉजिकल है. आदि ट्राइब की माइथोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है इनको टक्कर का. यहाँ एक मिथिकल गोल्डन एज थी, मतलब शुरुआत का वक्त यानी क्रिएशन टाइम, जब फिश और स्टार्स, जमीन और आसमान सब एक थे. हमारी पोयम की नदी उस पुरानी प्योर दुनिया को ढूंढ रही है, क्योंकि आज की दुनिया डस्ट और डेथ से भरी हुई है. द रिवर हैज अ सोल इट नोज, स्ट्रेचिंग पास्ट द टाउन फ्रॉम द फर्स्ट ड्रॉप ऑफ रेन टू ड्राई अर्थ एंड मिस्ट ऑन द माउंटेन टॉप्स. द रिवर नोज द इमोर्टैलिटी ऑफ वाटर. पोएट फिर से रिपीट करती है, द रिवर हैज अ सोल इट नोज. नदी के पास विजडम है, वो टाउन से आगे जाती है. स्ट्रेचिंग पास्ट. टाउन लिमिटेड है लेकिन नदी लिमिटलेस है. फ्रॉम द फर्स्ट ड्रॉप ऑफ रेन टू ड्राई अर्थ. नदी पूरा साइकिल ऑफ लाइफ देखती है, जन्म से लेकर मौत तक. द इमोर्टैलिटी ऑफ वाटर. इंसान मर जाता है लेकिन पानी कभी नहीं मरता. वो कभी वेपर बनता है, कभी बारिश बनता है, कभी नदी बनता है. बस फॉर्म बदलता रहता है पर लेकिन कभी खत्म नहीं होता. ये एक मेटाफर है जो कि दिखाता है ह्यूमन लाइफ इज ट्रांजिएंट बट नेचर इज इमॉर्टल. नेचर अमर होती है. अ श्राइन ऑफ हैप्पी पिक्चर्स marks the days of childhood. Small towns grow with anxiety for the future. The dead are placed pointing west. When the souls rises, it will walk into the golden east, into the house of the sun. अब हम वापस टाउन में आते हैं. अ श्राइन ऑफ हैप्पी पिक्चर्स. चाइल्डहुड की यादें एक श्राइन की तरह हैं, पवित्र और स्टैटिक. बचपन में हमें मौत का डर नहीं होता. स्मॉल टाउन ग्रोज विद एंजाइटी फॉर द फ्यूचर. जैसे बचपन खत्म होता है, एंजाइटी आ जाती है, चिंता आ जाती है. ये मॉडर्नाइजेशन का डर हो सकता है या फिर सर्वाइवल का भी डर हो सकता है. द डेड आर प्लेस्ड पॉइंटिंग वेस्ट. ये एक बहुत डिटेल्ड एंथोग्राफिक ऑब्जर्वेशन है. आदि ट्राइब में जब किसी की डेथ होती है तो बॉडी को वेस्ट यानी पश्चिम की तरफ पॉइंट करके लिटाते हैं. क्यों? अगली लाइन में इसका आंसर है, इनटू द गोल्डन ईस्ट, इनटू द हाउस ऑफ द सन. उनका मानना है कि जब आत्मा यानी सोल उठेगी तो वो डार्कनेस यानी वेस्ट सनसेट से निकलकर लाइट यानी कि ईस्ट सनराइज की तरफ चलेगी. हाउस ऑफ द सन, इसका मतलब है कि वो जहां जहां रहते हैं यानी कि सन गॉड जहां जहां रहते हैं, डेथ एंड नहीं, बस एक जर्नी है अंधेरे से रोशनी की तरफ. इन द कूल बैम्बू रिस्टोर्ड इन सनलाइट, लाइफ मैटर्स लाइक दिस इन स्मॉल टाउन्स बाय द रिवर. वी ऑल वांट टू वॉक विद द गॉड्स. पोयम का कंक्लूजन बहुत ही ज्यादा पीसफुल है. इन द कूल बैम्बूज रिस्टोर्ड इन सनलाइट. बैम्बू नॉर्थ ईस्ट का सबसे इंपॉर्टेंट प्लांट है. कूल बैम्बू और वार्म सनलाइट मिलाकर लाइफ को बैलेंस करते हैं. रिस्टोर्ड का मतलब है डेथ के बाद लाइफ वापस आती है, नेचर के थ्रू. लाइफ मैटर्स लाइक दिस. पोएट कह रही है कि लाइफ का असली मतलब बड़ी अचीवमेंट्स में नहीं, बल्कि इस नेचर
और इसके रिचुअल्स के साथ हार्मनी में रहने में है। वी ऑल वांट टू वॉक विद द गॉड्स। आखिरी लाइन में एक कलेक्टिव डिजायर है। स्मॉल टाउन्स के लोग जो अपनी एंजाइटी और डेथ से घिरे हुए हैं, वो अल्टीमेटली क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि वो भी नदी की तरह इमॉर्टल हो जाएं और गॉड्स यानी नेचर और स्पिरिट के साथ चले। ये लाइन ह्यूमन डिजायर को, ट्रांसेंडेंस यानी मोक्ष और मुक्ति को दर्शाती है। तो दोस्तों, ये थी पोयम की लाइन बाय लाइन डिटेल्ड एनालिसिस। अब हम इस पोयम के कुछ डीपर मीनिंग्स को देखते हैं। सबसे पहले मेजर थीम्स को देखते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी थीम है कंट्रास्ट। ह्यूमन लाइफ ट्रांजिएंस को दिखाती है। ममंग दई हमें दिखाती है कि इंसान की जिंदगी कितनी छोटी और नाजुक है, कितनी ज्यादा फ्रगाइल है। पोयम की शुरुआत ही डेथ से होती है। जस्ट द अदर डे समवन डाइड। ये दिखाता है मौत कितनी अचानक आती है। टाउन में डस्ट है, एंजाइटी है, ये सब टेम्पररी चीजें हैं। नेचर एंड रिचुअल परमानेंस को दिखाती है। दूसरी तरफ पोयम के अंदर नदी है। नदी को इमॉर्टल कहा गया है, वो हमेशा से बहती आ रही है और बहती रहेगी। और तीसरा है द ब्रिज। यहाँ एक ट्विस्ट है, सिर्फ नेचर ही परमानेंट नहीं है, रिचुअल्स भी परमानेंट है। इंसान मर जाता है पर फ्यूनरल के तरीके, कस्टम सदियों से वही है। रिचुअल्स वो धागा है जो टेम्पररी इंसान को इटर्नल नेचर से जोड़ता है। अगला थीम है इकोलॉजी एंड एनिमिज्म का। ये थीम वेस्टर्न लिटरेचर से अलग है। यूजुअली पोएट्स नेचर को सुंदर रोमांटिसाइज करते हैं, लेकिन ममंग दाई के लिए नेचर अलाइव है यानी कि जिंदा है। इस कॉन्सेप्ट को इकोसेंट्रिसिज्म भी कहते हैं। पोएट कहती है द रिवर हैज अ सोल। नदी सांस लेती है, होल्ड्स इट ब्रेथ। वो जानती है, इट नोज, और वो दुख महसूस करती है, टॉरेंट ऑफ ग्रीफ। ये आदि ट्राइब के बिलीफ सिस्टम को दिखाता है, जहां हर पत्थर, नदी और पहाड़ में आत्मा होती है। अगर आप नेचर की रिस्पेक्ट नहीं करोगे, तो वो अपना गुस्सा दिखाएगी, यानी कि फ्लड भी आएगा और आंधी भी आएगी। अगला थीम है सोशियो पॉलिटिकल सबटेक्स्ट। ये थीम हिडन है, पर लेकिन कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर नॉर्थ ईस्ट और पोस्ट कॉलोनियल पर्सपेक्टिव से। जब पोएट कहती है ड्रेडफुल साइलेंस और एंजाइटी फॉर द फ्यूचर, तो वो सिर्फ मौत के डर की बात नहीं कर रही। इसमें कुछ और भी कंटेक्स्ट हो सकता है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया ने कई सालों तक इंसर्जेंसी और पॉलिटिकल वायलेंस फेस किया है। क्रिटिक्स मानते हैं कि समर और टॉरेंट ऑफ ग्रीफ उस वायलेंस का मेटाफर भी हो सकता है। टाउन की एंजाइटी शायद इस बात की है कि मॉडर्नाइजेशन और पॉलिटिक्स के चक्कर में उनका कल्चर और आइडेंटिटी कहीं खत्म ना हो जाए। अगला थीम है इसमें डेथ एज अ जर्नी का, माइथोलॉजी एंड आफ्टर लाइफ के बारे में। पोयम डेथ को एंड नहीं बल्कि एक जर्नी मानती है। इसके दो की सिंबल्स हमको देखने को मिलते हैं। पॉइंटिंग वेस्ट यानी बॉडी को वेस्ट की तरफ रखना, और वॉकिंग इनटू द ईस्ट यानी सोल का ईस्ट की तरफ से जाना। ये दिखाता है कि डेथ इज नॉट स्केरी। जैसे सूरज डूबकर वापस उगता है, वैसे ही आत्मा भी हाउस ऑफ द सन में वापस जाती है। ये एक बहुत ही होपफुल और पॉजिटिव आउटलुक है। अब आते हैं टेक्निकल एनालिसिस पर। अगर आप अपने आंसर्स में इन टर्म्स को यूज करोगे, तो एग्जामिनर तो डेफिनेटली आपसे इंप्रेस हो जाएगा। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर एंड स्टाइल। ये पोयम फ्री वर्स में है। पोयम में कोई भी राइम नहीं है। इसका फ्लो बिल्कुल नदी जैसा है। मतलब नदी को तो आप यार सोचोगे एक पर्टिकुलर फ्लो में बहती है, पर लेकिन ऐसा जब होता है जब वो प्लेन्स में बहती है। यानी कि ये नदी जब ब्रह्मपुत्र बनती है, प्लेन्स में बहती है, तो वो एक स्टेगनेंट फ्लो में होती है। बट जब ये पहाड़ से अपनी ग्लेशियर से पिघल कर नीचे आ रही होती है, तो वो बिल्कुल बिखरी हुई सी होती है। वो जमीन को काटते हुए कभी इधर से कभी उधर से आती है। तो ये उस नदी की बात की जा रही है। दूसरी चीज है इसमें एनजैपमेंट। नोटिस कीजिए कि लाइंस के बीच में फ्लो टूट नहीं रहा है, वो बिना फुल स्टॉप के है। एग्जाम्पल समटाइम्स, समटाइम्स आई थिंक इट होल्ड्स द ब्रेथ। ये टेक्निक रीडर को रोकने और सोचने पर मजबूर करती है, जैसे नदी का पानी पत्थरों पर रुक रुक कर चलता है। अगले कुछ लिटरेरी डिवाइसेस देखते हैं इसमें। पर्सोनिफिकेशन इसमें यूज किया गया है। नदी को इंसान की तरह दिखाया है, इट नोज, होल्ड इट ब्रेथ्स। टाउन को भी इसमें पर्सोनिफाई किया गया है, स्मॉल टाउन ग्रोज विद एंजाइटी। ट्रांसफर्ड एपिथेट इसमें यूज किया गया है, सैड रेथ ऑफ टिबरोसिस। फूल दुखी नहीं है, लोग दुखी हैं, पर पोएट ने दुख को फूलों पर ट्रांसफर कर दिया है। सिमिली का इसमें यूज देखने को मिलता है, लाइक अ टॉरेंट ऑफ ग्रीफ। नदी के बहाव को दुख से कंपेयर किया गया है यहाँ पे। पैराडॉक्स इसमें, पोयम स्टार्ट होती है डेथ से और खत्म होती है लाइफ मैटर से। ये पूरी पोयम एक पैराडॉक्स है कि मौत के होने के बावजूद जिंदगी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइटल के सिग्निफिकेंस को भी देखते हैं। इस पोयम का टाइटल है स्मॉल टाउन्स एंड द रिवर। नोटिस कीजिए रिवर सिंगुलर है और टाउन्स प्लूरल है। टाउन इंसान की दुनिया होती है, यानी कि छोटी और लिमिटेड। रिवर नेचर की दुनिया है, बड़ी और एटर्नल। टाइटल खुद में ही कंट्रास्ट को दिखाता है।
द फिलॉसफी ऑफ रेस्टोरेशन को भी देखते हैं। लास्ट लाइन देखिए, रेस्टोर्ड इन सनलाइट। पोएट का मैसेज है हीलिंग। चाहे कितनी भी डेथ हो, कितनी भी एंजाइटी हो, जब हम नेचर यानी कूल बैम्बू और सनलाइट के पास वापस जाते हैं तो हम रिस्टोर हो जाते हैं। सो फ्रेंड्स, दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड आवर डीप डाइव इनटू स्मॉल टाउन एंड द रिवर। हमने देखा कि कैसे ममंग दाई ने फंसी घाट के छोटे से टाउन को पूरी ह्यूमैनिटी का मिरर बना दिया। ये पोयम हमें सिखाती है कि हम टेम्परेरी हो सकते हैं, लेकिन हमारे रिचुअल्स, हमारी मेमोरीज और हमारे नेचर के साथ कनेक्शन हमें इमॉर्टल बनाता है। अगर आपको ये डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और कमेंट्स में अपने कोई भी डाउट्स आप जरूर पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब कर ले 100% इंग्लिश चैनल को, और ऐसे इंसाइटफुल वीडियोस के लिए मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी स्टडिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस।